नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी विरासत आज भी गूंजती है। चंद्रगुप्त मौर्य। जी। वो शख्स जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पहली बार उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को, आप कह सकते हैं, एक शासन के तहत एकजुट किया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। मतलब प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों के वृत्तांत हैं, फिर अपने भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे पुराण। हाँ, बौद्ध और जैन कथाएं भी हैं। बिल्कुल, और कुछ शिलालेख भी। पर मजे की बात यह है कि ये स्रोत अक्सर एक ही कहानी के अलग अलग, कभी-कभी तो एकदम उल्टे संस्करण सुनाते हैं। हाँ, ये बात चंद्रगुप्त के अध्ययन को बहुत रोचक बना देती है, सही कहा आपने। उनका जीवन, इतिहास और किंवदंतियों का एक ऐसा मिश्रण है, जहाँ सच क्या है और कहानी क्या, ये तय करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरे हुए और कभी-कभी विरोधाभासी स्रोतों के आधार पर ये समझें कि हम चंद्रगुप्त के बारे में क्या ठोस रूप से जान सकते हैं, कहाँ अनिश्चितता है और कौन से पहलू शायद हमेशा रहस्य ही रहेंगे। तो चलिए इन स्रोतों की दुनिया में गोता लगाते हैं फिर। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य आखिर थे कौन? यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। उनके जन्म मतलब अनुमानित 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के आसपास कहीं, और उनके शुरुआती जीवन के बारे में कोई एक कहिए पक्की सर्वमान्य जानकारी नहीं मिलती। अच्छा। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में बहुत भिन्नता है। कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथ जैसे श्रीलंकाई महावंश उन्हें पिप्पलीवान के मौर्य वंश का बताते हैं। मौर्य वंश। हाँ, मौर्य। ये क्षत्रिय थे और माना जाता है कि बुद्ध के शाक्य कुल से ही जुड़े थे। तो ये कहानी उन्हें एक ऊंचे कुल का दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कहानियां हैं जो उन्हें बहुत साधारण पृष्ठभूमि का बताती हैं। मैंने सुना है मोर पालने वाले। हाँ, बिल्कुल। कई कथाएं कहती हैं कि उनका पालन पोषण मोर पालने वालों या चरवाहों या शिकारियों के बीच हुआ। अच्छा। एक कहानी उन्हें नंद राजा की पत्नी मुरा से जोड़ती है, जिससे मौर्य नाम आने का तर्क दिया जाता है। हालांकि ये कहानी उन्हें वैध पुत्र नहीं मानती। एक और संस्करण उन्हें नंद राजा की ही एक निम्न कुल की उपपत्नी का बेटा बताता है। तो ये सारी कहानियां उन्हें राजसी पृष्ठभूमि से थोड़ा दूर रखती हैं। और वो विशाखदत्त का संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस, वो तो मौर्य काल के काफी बाद लिखा गया है शायद। हाँ, काफी बाद का है। वो तो उन्हें वृषल और कुलहीन कहता है। अब ये वृषल शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पर भी बहस है। वृषल शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे शूद्र या निम्न कुल का मानते हैं। अच्छा। रेस्ट भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। दिलचस्प। और यूनानी इतिहासकार जस्टिन, वो क्या कहते हैं? हाँ, जस्टिन भी उन्हें ह्यूमिलिटी नाटू कहते हैं, जिसका मतलब है साधारण जन्म का। तो वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो काफी अलग अलग बातें हैं। जी। एक कश्मीरी परंपरा है जो उन्हें अयोध्या के पूर्व नंद शासक का वंशज बताती है। एक और कहानी थोड़ी नाटकीय है कि उनके पिता, जो शायद सीमांत मौर्यों के मुखिया थे, एक लड़ाई में मारे गए। ओह। और अनाथ चंद्रगुप्त को पहले एक चरवाहे ने पाला, फिर एक शिकारी को बेच दिया। और यही एंट्री होती है चाणक्य की। अच्छा, चाणक्य की एंट्री यहाँ होती है। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें शिकारी से खरीदा। तो आप देख सकते हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर कितनी विविधता है, क्षत्रिय राजकुमार से लेकर शिकारी द्वारा पाले गए अनाथ तक। तो ये अलग अलग दावे महज विरोधाभास नहीं है, ये शायद ये भी दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त कितने महत्वपूर्ण हो गए थे, कि अलग अलग समूह, मतलब बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, यहाँ तक कि यूनानी, उन्हें अपनी कहानी अपने नजरिए से दिखाना चाहते थे। बिल्कुल सही अवलोकन है ये। उनकी असली सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी रही हो, ये कथाएं अपने आप में इतिहास का एक दिलचस्प हिस्सा बन गई हैं। और चंद्रगुप्त की कहानी उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो खुद भारतीय इतिहास और राजनीति चिंतन के एक बहुत बड़े नाम है। हाँ बिल्कुल, उन्हें चंद्रगुप्त का मार्गदर्शक, सलाहकार और बाद में प्रधानमंत्री या महामंत्री जैसा कुछ माना जाता है ना? जी बिल्कुल, महामंत्री। इनके मिलने की कहानियां भी कम नाटकीय नहीं है। मैंने एक जैन परंपरा वाली कहानी सुनी। हाँ, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में मिलती है वो। उसमें बताया गया है कि चाणक्य जन्म से ब्राह्मण थे और उन्हें ज्योतिषियों ने बताया था कि वो किसी को सम्राट बनाने में सहायक होंगे। अच्छा। कहानी के अनुसार उन्होंने बचपन में ही चंद्रगुप्त की प्रतिभा पहचान ली और उसे उसके पालक पिता, जो कि मोर पालते थे, उनसे गोद ले लिया। गोद ले लिया। हाँ,
फिर कुछ मतलब थोड़े जादुई तरीकों से धन कमाकर लौटे और चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और सेना बनाने में मदद की। ये जैन रिवायत है। और दूसरी वो जो ज्यादा मशहूर है, जंगल में खेलते हुए देखने वाली। हाँ, वो शायद ज्यादा प्रचलित कहानी है कि चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को विंध्य के जंगलों के पास अपने चरवाहे दोस्तों के साथ राजा राजा का खेल खेलते देखा। चंद्रगुप्त उसमें राजा बनकर दूसरों को आदेश दे रहा था, सजा सुना रहा था। चाणक्य उसकी इस नैसर्गिक नेतृत्व क्षमता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे उसके पालक जो शिकारी था उससे खरीद लिया जी, और तक्षशिला ले गए। वहां उसे वेद, सैन्य कला, कानून और दूसरे शास्त्रों की गहन शिक्षा दी। लेकिन एक कहानी चाणक्य के व्यक्तिगत अपमान से भी जुड़ती है ना, कि मगध के नंद राजा धनानंद ने उनका भरी सभा में अपमान किया था। हाँ, ये कहानी बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि चाणक्य जो तक्षशिला के विद्वान थे, किसी काम से पाटलिपुत्र आए थे और धनानंद के दरबार में गए। धनानंद ने शायद उनकी शारीरिक बनावट या व्यवहार को लेकर उनका तिरस्कार कर दिया। इससे चाणक्य इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, हाँ, कि वो नंद वंश का समूल नाश करके ही शिखा बांधेंगे। बिल्कुल। और इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधन के रूप में तैयार किया। तो ये कहानियां चाणक्य को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक प्रेरित और दृढ़ निश्चयी रणनीतिकार के रूप में दिखाती हैं। तो चाणक्य जैसे रणनीतिकार के साथ अब मंच तैयार था चंद्रगुप्त के उस उत्थान के लिए जिसने इतिहास बदल दिया। देखते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि ये दौर भी जैसा आपने कहा काफी उथल-पुथल भरा था। बिल्कुल। चंद्रगुप्त का उदय एक बहुत ही अनुकूल लेकिन हाँ अराजक समय में हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था लगभग 326 ईसा पूर्व। फिर उसका वापस लौटना 325 ईसा पूर्व में और फिर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु। इसने वहां एक तरह का शक्ति शून्य छोड़ दिया था। यूनानी गवर्नरों का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा था। और दूसरी तरफ मगध का नंद शासक धनानंद अपने कथित लालच, क्रूरता और शायद निम्न कुल की वजह से जनता और अभिजात वर्ग दोनों में ही अलोकप्रिय था। तो इसी अराजकता का फायदा चंद्रगुप्त ने उठाया। हाँ, यूनानी स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? रोमन इतिहासकार जस्टिन, जो 2री सदी ईस्वी के हैं, वो लिखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने भारतीयों को यूनानी शासन के खिलाफ भड़काया। अच्छा। यूनानी गवर्नरों को मरवा दिया और भारत को गुलामी के जुए से मुक्त कराया। जस्टिन ये भी कहते हैं कि सत्ता पाने के बाद वो खुद अत्याचारी बन गया। हाँ, ये भी एक पहलू है। लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें एक मुक्तिदाता के तौर पर चित्रित किया गया है। पर एक अकेला व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता था? मतलब सेना कहाँ से आई? जस्टिन तो डाकुओं के गिरोह या बैंड ऑफ रॉबर्स का जिक्र करते हैं। हाँ, वो डाकुओं के गिरोह का अनुवाद थोड़ा विवादास्पद है। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी जैसे विद्वान मानते हैं कि इसका मतलब शायद भाड़े के सैनिक रहे होंगे या लड़ाकू जनजातियां या शिकारी समुदाय। ये भी संभव है कि चंद्रगुप्त ने पंजाब और पश्चिमोत्तर के उन गणराज्यों और योद्धा कुलों को संगठित किया हो जो सिकंदर के जाने के बाद स्वतंत्र हो गए थे, जैसे योधेय। अच्छा, योधेय जैसे। जी। कुछ स्रोत जैसे मुद्रा राक्षस, उसमें पर्वतक नामक किसी हिमालयी राजा के साथ गठबंधन का भी संकेत मिलता है। शायद उसकी मदद से एक मिलीजुली सेना तैयार की गई। और फिर मगध पर चढ़ाई। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या पहले पश्चिमोत्तर जीता या पहले मगध? इस पर भी शायद स्पष्टता नहीं है। नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब और सिंध में यूनानियों को हराकर अपनी शक्ति स्थापित की, फिर पूर्व की ओर मगध पर हमला किया। ठीक है। दूसरे मानते हैं कि चाणक्य की मदद से पहले नंदों को उखाड़ फेंका और मगध की विशाल सेना और संसाधनों पर कब्जा किया और फिर पश्चिमोत्तर में यूनानियों को खदेड़ा। और तारीख है, कब हुआ ये सब? तारीखों को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता है। मगध पर विजय आमतौर पर 322 से 319 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वान इसे थोड़ा बाद में 311 से 305 ईसा पूर्व के आसपास भी रखते हैं। तो नंदों के साथ युद्ध कैसा रहा? क्या वो आसान था? नंद सेना तो काफी शक्तिशाली मानी जाती थी। शायद आसान नहीं था। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन दोनों में ये बात आती है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के शुरुआती हमले असफल रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने शायद सीधे राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया,
जो कामयाब नहीं हुआ। तब उन्हें समझ आया कि केंद्र पर हमला करने से पहले सीमाओं को जीतना होगा। रणनीति बदली। बिल्कुल, रणनीति बदली, सीमावर्ती इलाकों को जीतते हुए धीरे धीरे पाटलिपुत्र को घेरा। कुछ स्रोतों से लगता है कि नंद सेना वाकई शक्तिशाली थी और युद्ध कड़ा हुआ होगा। और अंत में धनानंद का क्या हुआ? अंत में धनानंद की हार हुई। कुछ कहते हैं वो मारा गया, कुछ कहते हैं उसे परिवार सहित निर्वासित होने दिया गया। एक जैन कहानी तो ये भी जोड़ती है कि धनानंद की बेटी दुर्धरा का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। अच्छा। हाँ, खैर, पाटलिपुत्र पर कब्जे के साथ ही मौर्य साम्राज्य की औपचारिक नींव पड़ी। सत्ता में आने के बाद तो चंद्रगुप्त रुके नहीं होंगे। यूनानी लेखक प्लूटार्क तो लिखते हैं कि उसने 6 लाख की विशाल सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। ये संख्या शायद बढ़ा चढ़ा करो। हाँ, 6 लाख तो शायद अतिशयोक्ति है, लेकिन विस्तार वाकई बहुत जबरदस्त हुआ था। पूर्व में बंगाल और शायद उड़ीसा तक। उड़ीसा तक भी? हाँ, संभावना है। पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात और पश्चिमोत्तर में काफी आगे तक, और दक्षिण में दक्कन के पठार तक साम्राज्य फैला। गुजरात पर मौर्य शासन का तो पक्का सबूत है ना, वो जूनागढ़ शिलालेख। हाँ, बिल्कुल। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है तो करीब 400 साल बाद का, पर उसमें साफ लिखा है कि चंद्रगुप्त के गवर्नर, जिनका नाम वैश्य पुष्यगुप्त था, उन्होंने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। ये बहुत पुख्ता सबूत है। और दक्षिण में कहां तक फैला था साम्राज्य? कर्नाटक तक? माना जाता है कि साम्राज्य कर्नाटक तक फैला था, लेकिन ये विस्तार चंद्रगुप्त ने खुद किया या उनके बेटे बिंदुसार ने, इस पर थोड़ी अनिश्चितता है। अच्छा। कुछ प्राचीन तमिल संगम कविताओं में वम मौर्यार यानी नए मौर्य के दक्षिण आक्रमण का उल्लेख मिलता है, पर वो सीधे चंद्रगुप्त का नाम नहीं लेती। लेकिन ये स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त ने एक बहुत विशाल भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इसी विस्तार के क्रम में उनका सामना हुआ सेलुकस निकेटर से, सिकंदर का सेनापति, जो तब तक सीरिया और बेबीलोन का शासक बन चुका था। सही कहा। लगभग 305 से 303 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस ने पूर्व की ओर बढ़त बनाई, शायद सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों पर फिर से दावा करने के लिए। सिंधु नदी के आसपास दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। अब युद्ध हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो नतीजा क्या रहा, इस पर यूनानी स्रोत ज्यादा कुछ नहीं बताते। लेकिन जो संधि हुई वो स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त के पक्ष में थी। संधि में क्या मिला चंद्रगुप्त को? उन्हें सिंधु नदी के पश्चिम का एक बहुत बड़ा इलाका मिला। इसमें संभवतः आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से शामिल थे, जैसे एराकोसिया, कंधार क्षेत्र, गिड्रोसिया, मकरान तट और परोपामिस्टैडे, काबुल घाटी। ये तो बहुत बड़ा इलाका है। जी हाँ, इन इलाकों का सटीक सीमांकन थोड़ा विवादित है, पर इसने मौर्य साम्राज्य की सीमा को पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला तक पहुंचा दिया। ये एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सीमा थी। और बदले में सेल्यूकस को क्या मिला? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। 500 हाथी? हाँ, और ये हाथी सेल्यूकस के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुए। उसने इनका इस्तेमाल 301 ईसा पूर्व में इप्सिस की लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ किया, और उस लड़ाई ने हेलेनिस्टिक दुनिया मतलब यूनानी दुनिया का नक्शा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस संधि के साथ एक विवाह संबंध की बात भी अक्सर सुनने को मिलती है। क्या सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया है? ये सच है क्या? देखिए, ये एक बहुत लोकप्रिय धारणा है, खासकर आधुनिक भारतीय कथाओं और टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा। हाँ। लेकिन इसका कोई समकालीन यूनानी या भारतीय ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। प्राचीन यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने एक विवाह संबंध या एपिगैमिया का उल्लेख जरूर किया है। अच्छा, एपिगैमिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूर्ण विवाह भी हो सकता है या सिर्फ दोनों राज परिवारों के बीच विवाह की अनुमति भी, मतलब पक्का नहीं कह सकते। ठोस सबूत के अभाव में ये कहना मुश्किल है। ठीक है। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र भेजा। और मेगस्थनीज की किताब इंडिका, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। पहले ही वो मूल रूप में अब नहीं बची है। बिल्कुल, इंडिका पूरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी और रोमन लेखकों जैसे स्ट्रेबो, एरियन और प्लिनी ने उसके अंशों का काफी इस्तेमाल किया है। इन्हीं अंशों से हमें चंद्रगुप्त के प्रशासन, पाटलिपुत्र शहर, उस समय के भारतीय समाज और रीति रिवाजों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। हालांकि उसमें कुछ अविश्वसनीय बातें भी हैं, जिनका विश्लेषण सावधानी से करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। खैर, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी?
मतलब इतना बड़ा साम्राज्य संभाला कैसे? ये वाकई एक जटिल और सुसंगठित व्यवस्था लगती है। मोटे तौर पर कहे तो प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसका केंद्र राजा था, लेकिन जाहिर है इतने विशाल साम्राज्य में, खासकर दूर दराज के प्रांतों में, विकेंद्रीकरण के तत्व भी रहे होंगे। और राजा की मदद के लिए? राजा की सहायता के लिए एक शक्तिशाली मंत्री परिषद होती थी, जिसे अमात्य या मंत्री परिषद कहा जाता था, और माना जाता है कि चाणक्य संभवतः इसी परिषद के प्रमुख थे। अच्छा, और साम्राज्य का विभाजन कैसे होता था? प्रांत वगैरह? हाँ, साम्राज्य को प्रांतों या जनपदों में बांटा गया था। इन प्रांतों के गवर्नर या वाइसरॉय अक्सर शाही परिवार के सदस्य यानी राजकुमार ही होते थे, जैसे हम जानते हैं कि बाद में अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। हाँ, सही। प्रशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे, दुर्ग यानी किलेबंदी और सुरक्षा, और कोष यानी खजाना और राजस्व व्यवस्था। इन पर बहुत ध्यान था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का काफी अच्छा वर्णन किया ना, वो 6 समितियों वाली बात। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की एक समिति देखती थी। 30 सदस्य? जी, जो आगे 5-5 सदस्यों वाली 6 उप समितियों में बंटी थीं, और हर उप समिति का एक खास काम था। जैसे कि? जैसे एक समिति औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी, दूसरी विदेशियों की देखभाल करती थी, तीसरी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी। जन्म मृत्यु पंजीकरण भी उस जमाने में? हाँ, चौथी व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, पांचवी तैयार माल की बिक्री का निरीक्षण, और छठी बिक्री कर वसूलती थी। ये दिखाता है कि शहरी प्रशासन कितना विस्तृत और संगठित था। साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था। ये तो कमाल है। ये व्यवस्था सिर्फ एक शहर के प्रबंधन का खाका नहीं है। ये इशारा करती है कि मौर्य राज्य अपने नागरिकों के जीवन के कितने पहलुओं को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था, व्यापार से लेकर जन्म मृत्यु तक। सही बात है। और सेना, उसकी विशालता के बारे में भी तो जिक्र है, प्लिनी वाली बात। हाँ, सेना बहुत विशाल थी। रोमन लेखक प्लिनी, जो पहली सदी ईस्वी के थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख? 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 8,000 रथ। अब ये संख्याएं शायद कुछ बड़ी हुई हों, पर सेना का आकार निस्संदेह बहुत बड़ा था। मेगास्थनीज ने सेना के प्रशासन के लिए भी एक अलग विभाग और 6 बोर्डों का वर्णन किया है, जो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ, हाथी, नौसेना और रसद यानी सप्लाई वगैरह की देखरेख करते थे। नौसेना भी थी? मेगास्थनीज के अनुसार हाँ, ये शायद नदियों और तटों की सुरक्षा के लिए और समुद्री व्यापार मार्गों की देखरेख के लिए रही होगी। राज्य के अपने हथियार बनाने के कारखाने मतलब आयुधागार थे, जिन पर राज्य का एकाधिकार था। सुरक्षा पर बहुत जोर था। राजा की निजी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे, ऐसा सुना है मैंने। बार बार सोने का कमरा बदलना। बिल्कुल। मेगास्थनीज और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अगर हम उसे इस काल से जोड़ें तो दोनों में इसका जिक्र है। राजा को जहर दिए जाने का बहुत डर रहता था, इसलिए खाना परोसने से पहले उसे चखा जाता था। अच्छा। राजा अक्सर रात को अपना सोने का कमरा बदलता रहता था, और जब वो महल से बाहर निकलता था, खासकर शिकार पर, तो वो अक्सर सशस्त्र महिला अंगरक्षकों से घिरा होता था। महिला अंगरक्षक? ये दिलचस्प है। हाँ, शायद ये माना जाता था कि महिलाएं राजनीतिक षड्यंत्रों में कम शामिल होती हैं। ये एक थ्योरी है। प्रशासन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? मतलब राजस्व और बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, सिंचाई, इस पर भी ध्यान दिया गया होगा। निश्चित रूप से एक मजबूत राजस्व प्रणाली थी। कृषि मुख्य आधार था, तो भूमि कर बहुत महत्वपूर्ण था। व्यापार पर भी कर लगता था। इसी राजस्व से प्रशासन और सेना का इतना बड़ा खर्च चलता था। और इंफ्रास्ट्रक्चर? बुनियादी ढांचे पर भी निवेश किया गया। सिंचाई व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। हमने गुजरात की सुदर्शन झील का जिक्र किया, वो एक बड़ा उदाहरण है। सड़कों का जाल बिछाया गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थी पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर में तक्षशिला तक जाने वाली शाही राजमार्ग, जिसे उत्तरापथ कहते थे। हाँ, उत्तरापथ, ये तो बहुत मशहूर है। जी, बाद में इसी मार्ग को शेरशाह सूरी ने सुधारा और अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। खानों यानी माइंस का विकास हुआ और व्यापार नेटवर्क को बढ़ावा दिया गया। मौर्य काल के चांदी के पंचमार्क सिक्के भी बहुतायत में मिले हैं, जो एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं। तो साम्राज्य तो बन गया और चला भी ठीक ठाक, लेकिन शासक की निजी मान्यताएं क्या थीं? मतलब चंद्रगुप्त के धर्म और उनके अंतिम वर्षों को लेकर भी कम रहस्य नहीं है ना? उनका धर्म क्या था?
हाँ, ये एक और जटिल सवाल है जिसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं है। उनके जीवन के शुरुआती और सक्रिय शासनकाल के दौरान जो समकालीन यूनानी स्रोत वर्णन करते हैं वो उन्हें ब्राह्मणवादी या वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे वो भव्य यज्ञ करते थे जिनमें शायद पशु बलि भी शामिल होती थी। उन्हें शिकार का भी शौक था। अब ये चीजें जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत से तो मेल नहीं खाती। सही बात है। हालांकि ये भी सच है कि उनके समय में बौद्ध, जैन, आजीवक जैसे श्रमण यानी गैर वैदिक संप्रदायों का भी काफी प्रभाव था। माहौल काफी मिला जुला था। लेकिन जैन परंपरा तो एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। खासकर दिगंबर जैन कथाएं वो ज्यादा प्रचलित हैं। हाँ, ये कहानी बहुत प्रभावशाली है, खासकर दिगंबर जैन परंपरा में। ये परंपरा चंद्रगुप्त की मृत्यु के कई सदियों बाद लगभग 9वीं सदी से ज्यादा मजबूत हुई और इसे बाद के ग्रंथों जैसे हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वण जो 12वीं सदी का है उसमें विस्तार से लिखा गया है। इस परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था। क्या थी वो कहानी? विस्तार से बताइए। कहानी ये है कि मगध में एक भयंकर 12 वर्षीय अकाल पड़ा या शायद अकाल पड़ने की भविष्यवाणी हुई। उस समय के प्रमुख जैन संत थे भद्रबाहु। हाँ। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर प्रवास करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त इस अकाल से या शायद शासन से विरक्त होकर सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और सिंहासन छोड़ दिया। हाँ, और खुद एक जैन भिक्षु बनकर भद्रबाहु के संघ के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला? जी हाँ। जहां वो विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति है। जी हाँ, वहीं। और कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने जैन विधि सल्लेखना या संथारा से प्राण त्यागे। सल्लेखना मतलब उपवास द्वारा धीरे धीरे शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में आज भी एक पहाड़ी चंद्रगिरी और एक प्राचीन मंदिर चंद्रगुप्त बसदी के नाम से मौजूद है ना? बिल्कुल, यही दिगंबर जैन मान्यता है। श्रवणबेलगोला में 7वीं से 15वीं सदी के बीच के कई शिलालेख भी मिले हैं जो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मुनि नामक एक तपस्वी के साथ प्रवास और तपस्या का उल्लेख करते हैं। दिगंबर परंपरा इसी चंद्रगुप्त मुनि को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मानती है। लेकिन इसमें कुछ पेंच भी हैं शायद? हाँ, यहाँ कई पेंच हैं। इस पर संदेह करने के कई कारण हैं। जैसे कि? पहला, श्वेतांबर जैन परंपरा जो उतनी ही प्राचीन है वो इस कहानी से सहमत नहीं है। वो भद्रबाहु का प्रवास दक्षिण की ओर नहीं मानती। अच्छा, ये तो बड़ा मतभेद है। जी। दूसरा, चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने और सल्लेखना से मृत्यु का कोई भी समकालीन यूनानी, बौद्ध या ब्राह्मण स्रोत जिक्र नहीं करता, जो इतने बड़े सम्राट के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक है। बात तो सही है। तीसरा, श्रवणबेलगोला के जो शिलालेख हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के नहीं हैं बल्कि कई सदियों बाद के हैं। और चौथा, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शिलालेखों में उल्लिखित चंद्रगुप्त शायद कोई और स्थानीय जैन मुनि हो। या कोई और चंद्रगुप्त? हाँ, या संभव है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते या परपोते सम्राट संप्रति हों। संप्रति जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं, तो हो सकता है उनकी कथाएं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल गई हों। ये भी मुमकिन है। तो संक्षेप में कहें तो चंद्रगुप्त का जैन धर्म अपनाना और सल्लेखना करना एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये जैन परंपरा, खासकर दिगंबर परंपरा की एक गहरी आस्था और महत्वपूर्ण कथा जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये उनके जीवन का एक और रहस्यमयी पहलू बना हुआ है। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी शुरुआत रहस्य में डूबी है, जिसने अभूतपूर्व सैन्य और रणनीतिक कौशल से एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक विशाल साम्राज्य के झंडे तले लाने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल। और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जिसका प्रभाव सदियों तक रहा। उनकी कहानी वाकई तथ्यों, स्रोतों के विरोधाभासों, किंवदंतियों और अनसुलझे सवालों का एक बेहद आकर्षक मिश्रण है। बिल्कुल, उनकी विरासत बहुआयामी है। मौर्य साम्राज्य ने भारत को न केवल एक राजनीतिक मॉडल दिया, बल्कि कला, वास्तुकला, शासन प्रणाली पर भी गहरा प्रभाव डाला। उसने बाद के कई भारतीय साम्राज्यों के लिए एक प्रेरणा और मानक का काम किया। चंद्रगुप्त का नाम आज भी असाधारण महत्वाकांक्षा, साहस
और एक एकीकृत भारत की शक्तिशाली परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब किसी ऐतिहासिक नायक की कहानी में तथ्य और कल्पना इस कदर घुल-मिल जाते हैं, तो ये इतिहास के प्रति हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इन किंवदंतियों का सदियों तक जिंदा रहना हमें उस समाज, उसकी सामूहिक स्मृति और उसकी आकांक्षाओं के बारे में क्या बताता है, जो इन कहानियों को कहती सुनती आई है। बिल्कुल। अगली बार तक सोचते रहिए।